साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, समय समय पर सरकार भी बदलती है और समय समय पर चीज़ें भी बदलती हैं और उसी कड़ी में समय समय पर सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पॉलिसियों में भी बदलाव किए जाते हैं। लेकिन कुछ एक पॉलिसी में बदलाव कहीं ना कहीं कर्मचारियों को एक फाइनेंशियल लॉस की तरफ भी धकेल देती है और उसी में एक चीज सामने आई है, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023, जिसके तहत जो भी सैनिक लो मेडिकल कैटेगरी होता है और जब वो रिटायर जाता है, डिस्चार्ज जाता है या उसको इनवैलिड आउट किया जाता है तो उसका फाइनल डिसेबिलिटी का असेसमेंट करने के लिए या तो रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड होता है। अब रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड जिस भी सैनिक का हो रहा है, लेटेस्ट पॉलिसी यानी गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023 के हिसाब से हो रहा है और जो डिसेबिलिटी की असेसमेंट है उसमें काफी बदलाव कर दिए गए हैं। जीएमओ 2008 में काफी चीजें अलग थी और जीएमओ 2023 में भी काफी चीजें अलग कर दी गई हैं। असेसमेंट की प्रक्रिया में खास तौर पर कुछ डिसेबिलिटी ऐसी थी जिनमें एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट यानी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो कि ज्यादा मिल जाती थी, अब जीएमओ 2023 के हिसाब से उन्हीं डिसेबिलिटी में जो डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट है या परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो बहुत कम कर दी गई है। तो उसी में से आज हमने एक उदाहरण लिया है हाइपरटेंशन का और चलिए आपको बताते हैं क्या बदलाव हुआ है असेसमेंट की प्रक्रिया में। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये हमने एक स्लाइड के माध्यम से तैयार करने की कोशिश की है। असेसमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एज पर जीएमओ 2008। एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से जो हाइपरटेंशन की असेसमेंट की जाती थी उसमें जो एग्रावेशन था प्राइमरी हाइपरटेंशन का वो कब कंसीडर किया जाता था, आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्राइमरी हाइपरटेंशन विल बी कंसीडर्ड aggravated if it occurs while serving in field area, high altitude area, CI ops area और prolonged afloat service। यानी कि आपका एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से जो हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन की एग्रावेशन को एसेस करने के लिए जो चीजें ली जाती थी वो था कि आपने क्या फील्ड एरिया में सर्विस की है, क्या हाई एल्टीट्यूड एरिया में सर्विस की है, क्या सीआई ऑप्स एरिया में सर्विस की है या प्रोलॉन्ग्ड एफ्लोट सर्विस आपने दी है। और असेसमेंट की बात करें, डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है जिसमें अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए 30% रखा गया था जीएमओ 2008 में। और प्राइमरी हाइपरटेंशन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ टारगेट ऑर्गन, प्राइमरी हाइपरटेंशन आपका था जिसमें कि टारगेट ऑर्गन का भी इन्वॉल्वमेंट था, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, आंख, किडनी। तो उस केस में आपको 40 से लेकर के 100% तक की असेसमेंट दी जाती थी एज पर जीएमओ 2008 के हिसाब से। यानी कि जीएमओ 2008 के हिसाब से आपकी जो प्राइमरी हाइपरटेंशन थी, यदि आपने फील्ड एरिया, हाई एल्टीट्यूड एरिया, सीआई ऑप्स एरिया या प्रोलॉन्ग्ड एफ्लोट सर्विस दी है तो वो एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस मानी जाती थी। और अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के साथ आपका जो असेसमेंट किया जाता था रिलीज मेडिकल बोर्ड में या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड में तो 30% देते थे। और अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन का इन्वॉल्वमेंट था, प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ अगर टारगेट ऑर्गन भी इन्वॉल्व था जैसे कि हार्ट, ब्रेन, आंख या किडनी, तो 40 से 100% तक का डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट दिया जाता था। अब एज पर जीएमओ 2023 के हिसाब से आप देखेंगे काफी चीजें बदल दी गई हैं। और जो हाइपरटेंशन की एट्रीब्यूटेबिलिटी कंसीडर करने के लिए आप देखेंगे ये लिखा है, एट्रीब्यूटेबिलिटी इन हाइपरटेंशन में बी कंसीडर्ड if the onset occurs while serving in high altitude area for at least 3 months continuous or within 3 months of de-induction after a minimum antecedent continuous tenure of 3 months।
बिल्कुल क्लियर कट परिभाषा ही बदल दी है कि आपकी जो डिसेबिलिटी की एट्रीब्यूटेबिलिटी एज पर जीएमओ 2023 वो तभी मानी जाएगी जब आपकी डिसेबिलिटी जो डिसेबिलिटी का ऑनसेट है वो कहां पर है, वाइल सर्विंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपने नौकरी की है कम से कम 3 कंटिन्यूस मंथ। ऐसा नहीं है कि आप हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग गए और जाते ही आपका बीपी डिटेक्ट हो गया और आपको डाउन कर दिया तो वो आपका एट्रीब्यूटेबल माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हाई एल्टीट्यूड एरिया में लगातार कंटिन्यूस 3 महीने आपने सर्विस दी हुई होनी चाहिए और उसके बाद आपका डिसेबिलिटी हाइपरटेंशन का डिटेक्ट हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एरिया से नीचे आप गए हैं, डी इंडक्ट हुए हैं हाई एल्टीट्यूड एरिया से, तो 3 महीने के अंदर आपका वो डिसेबिलिटी डिटेक्ट होना चाहिए। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप हाई एल्टीट्यूड में गए टेम्पररी ड्यूटी के लिए, महीना या 1.5 महीना या 2 महीना आपने वहां नौकरी किया, फिर आप नीचे आ गए और फिर आपको जो है हाइपरटेंशन हो गया, तो वो भी एट्रीब्यूटेबल नहीं माना जाएगा। आपका इसमें क्लियर लिखा है मिनिमम एंटीसीडेंट कंटिन्यूस टेनर ऑफ 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने लगातार आपकी सर्विस वहां होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप डी इंडक्ट हुए हैं और 3 महीने के अंदर आपको हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है तो वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। अब एग्रावेशन की बात करें, एग्रावेशन के लिए लिखा है आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड और ड्यूरिंग एक्टिव ऑपरेशन सर्विस ऑन बोर्ड एग्रावेशन में बी एग्जामाइंड। आप डायग्नोस हो गए हैं और आप डायग्नोस होने के बाद, चाहे वो आप ऑपरेशन में डायग्नोस हुए हैं या सर्विस में एक्टिव सर्विस में डायग्नोस हुए हैं, और उसके बाद जो एग्रावेशन है वो कब माना जाएगा, जब आपकी डिसेबिलिटी के लिए एविडेंस मिले कि आपकी डिसेबिलिटी की जो कंडीशन है वो वर्सनिंग हुई है ड्यू टू इंडक्शन इन हाई एल्टीट्यूड। भाई आपको पहले प्राइमरी हाइपरटेंशन हुआ या हाइपरटेंशन हुआ एक्टिव एरिया में या एक्टिव ऑपरेशन में, एक्टिव सर्विस में, और उसके बाद आपको हाई एल्टीट्यूड में भेज दिया तो वो एग्रावेशन मानी जाएगी। या शिप में भेज दिया, या शिप में भी आपको कम से कम 3 महीने की सर्विस होनी चाहिए। किसी पीस लोकेशन में यदि आपको हाइपरटेंशन हुआ और आपको शिप में भेज दिया तो वहां शिप में भी 3 महीने की कम से कम लगातार सर्विस होनी चाहिए। और उसके बाद सबमरीन में यदि आपको भेजा है हाइपरटेंशन होने के बाद तो 1 महीने की सर्विस होनी चाहिए। और असेसमेंट की बात करें तो आप ये देख सकते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के लिए मात्र 5% ही इंपेयरमेंट रखा गया है एज पर जीएमओ 2023 के हिसाब से। अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में मात्र 5% ही। अब यहां पर समझने वाली बात है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी सर्विस करके आता है और उसकी डिसेबिलिटी चाहे वो एट्रीब्यूटेबल टू हो या फिर एग्रावेटेड टू हो और रिलीज मेडिकल बोर्ड कराता है तो उसे अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में मात्र 5% मिलेगा और किसी भी सूरत में उसको डिसेबिलिटी का या इम्पेयरमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा, ना इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा और ना ही लिबरलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा या कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी सर्विस करके आने वाले जो सैनिक हैं उनको रिलीज मेडिकल बोर्ड में मिनिमम 20% डिसेबिलिटी चाहिए और वो अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में मिलेगी ही नहीं क्योंकि रखी ही 5% है। उसके बाद हाइपरटेंशन विद टारगेट ऑर्गन डैमेज है तो 20% है। तो इतना बड़ा बदलाव हुआ है भाई। एज पर जीएमओ 2008 था 30% अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के लिए और एज पर जीएमओ 2023 में हो गया अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन के लिए 5%। तो साथियों आपने देखा किस तरीके से जीएमओ में बदलाव होने की वजह से काफी सैनिकों को जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में या फील्ड एरिया में या सीआई ऑप्स एरिया में हाइपरटेंशन में लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं और उनको अब जो असेसमेंट किया जा रहा है उस असेसमेंट से काफी सैनिकों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है क्योंकि उनको डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट या इंपेयरमेंट रिलीफ सैंक्शन नहीं हो रहा है अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन में। बहुत कम केसेस ही नजर आ रहे हैं जिसमें कि हाइपरटेंशन में जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड है उसमें डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिल पा रहा है क्योंकि
सिर्फ वही केसेस में मिल पाएगा जिनकी डिसेबिलिटी या तो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगी और इनवैलिड आउट केस माना जाएगा, और 5% यदि मिला है, अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन है, तभी वो 20% होगा और उसके ऊपर राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, तो वो हो जाएगा 50%। तो ऐसी केवल एक डिसेबिलिटी नहीं है, और भी कई डिसेबिलिटी हैं जिसमें कि असेसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव होने की वजह से डिसेबिलिटी पेंशन का काफी लॉस देखने को मिला है। तो दोस्तों, यदि आपकी भी डिसेबिलिटी पेंशन यदि रिजेक्ट हो गई है तो रिजेक्शन के बाद क्या कार्रवाई करें जिससे कि आप क्लेम कर सकते हैं कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलना चाहिए, चलो उसको भी समझाते हैं। तो साथियों, अगर आपकी डिसेबिलिटी पेंशन यदि रिजेक्ट हो जाती है तो आपको फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास रिकॉर्ड ऑफिस से रिजेक्शन लेटर आता है, तुरंत आप फर्स्ट अपील डाल दें बिना किसी देरी के। जैसे ही आपके पास रिकॉर्ड ऑफिस से लेटर आता है, आप अपनी फर्स्ट अपील डालें, और फर्स्ट अपील के बाद आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अपील जाने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस को भी थोड़ा टाइम लगता है, अथॉरिटी को भी टाइम लगता है फैसला लेने में, तो 2-3 महीने 4 महीने तक लग जाते हैं आराम से। उसके बाद यदि फर्स्ट अपील आपकी रिजेक्ट होती है तो फिर आपके पास मौका है सेकंड अपील डालने का। सेकंड अपील आप डालें। यदि आपकी फर्स्ट अपील नॉट अप्रूव हो जाती है तो आप क्या करें, सेकंड अपील डालें, लेकिन देरी ना करें। जैसे ही फर्स्ट अपील रिजेक्ट का लेटर आता है उसके बाद सेकंड अपील तुरंत डाल दें। फिर नेक्स्ट, यदि फर्स्ट और सेकंड अपील दोनों रिजेक्ट हो जाती हैं और यदि आपकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है तो आप एक बार वन टाइम रिव्यू मेडिकल बोर्ड की मांग भी जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका रिव्यू हो, री मेडिकल हो, तो उसमें असेसमेंट में कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। और अंत में यदि आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों अपील रिजेक्ट हो जाती हैं तो आप अप्रोच कर सकते हैं किसको, आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल यानी AFT को आप अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट में आप केस दे सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपील दोनों इसलिए भी रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि जो अपीलेट कमिटी है वो कंसीडर करती है एज पर लेटेस्ट पॉलिसी जो इशू की है उसके अनुसार। अब उदाहरण के लिए मान के चलिए कि आप लो मेडिकल कैटेगरी जो हुए हैं वो आप हुए हैं, आप मान के चलो लो मेडिकल कैटेगरी आप 2022 में लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं, लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं 2022 में, और 2024 या 2025 में आपका डिस्चार्ज हुआ है, 2025 में डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है, डिस्चार्ज। अब हुआ क्या होगा, आपका जो पहले मेडिकल जो हुआ होगा, पहले जो कैटेगराइजेशन किया होगा वो एज पर GMO 2008 के हिसाब से किया होगा, जिसमें मान लो आपकी डिसेबिलिटी को 30% दिया होगा। लेकिन अब आप 2025 में आ गए हैं और 2025 में आपकी जो डिसेबिलिटी की असेसमेंट हुई होगी वो एज पर GMO 2023 के हिसाब से हुई होगी, और डिसेबिलिटी लेस देन 20% कर दी होगी, लेस देन 20% कर दी हो, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये बनता है। दूसरा सिनेरियो बनता है कि आप 2022 में लो मेडिकल कैटेगरी हुए और आपकी डिसेबिलिटी एज पर GMO 2008 के हिसाब से एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट की गई होगी, ठीक है। और एज पर GMO 2023 के हिसाब से जब आपका वो हुआ है, आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड या इनवैलिड मेडिकल बोर्ड उसको नाना केस कर दिया होगा, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू। अब ऐसे में इसलिए आपको अप्रोच करना चाहिए किसको, आर्मर्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को यानी AFT को। क्यों? क्योंकि आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई जो आपकी डिसेबिलिटी एसेस की गई थी 2012 में जब आप पहली बार लो मेडिकल कैटेगरी हुए थे 2022 में, और वो एसेस की गई थी एज पर GMO 2008 के हिसाब से, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट किया। लेकिन पॉलिसी में बदलाव हो गया कब,
पॉलिसी जो बदली गई है GMO 2023 वो बदली गई है 21 सितंबर 2023 से। 21 सितंबर 2023 से पॉलिसी बदल दी गई है। अब 21 सितंबर 2023 के बाद जो भी लो मेडिकल कैटेगरी में डिस्चार्ज आ रहा है उसका जो RMB या फिर IMB वो जो हो रहा है वो एज पर GMO 2023 के हिसाब से हो रहा है। और उसकी वजह से कई डिसेबिलिटी जो कि पहले एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस थी वो ना होने की वजह से आपका डिसेबिलिटी पेंशन का जो डिसीजन है वो रिजेक्टेड हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए क्यों रिजेक्ट कर दिया गया है? चेंज इन पॉलिसी की वजह से, ठीक है। इसलिए आपको अप्रोच करना चाहिए किसको? AFT को, आर्मड फोर्सेस ट्राइब्यूनल को जरूर आप अप्रोच करें ताकि आप उसमें लड़ सकें कोर्ट केस में कि पहले आपकी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस थी, फिर GMO 2023 आया और 2025 में आप डिस्चार्ज गए, आपकी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया। आपने फर्स्ट अपील डाली, सेकंड अपील डाली, वो भी रिजेक्ट हो गई और इसलिए आपने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया क्योंकि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर फैसला आया वो रिजेक्टेड आया चेंज इन पॉलिसी की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट होने का कारण जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि पॉलिसी में बदलाव होने की वजह से या तो उनकी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया गया है, यानी नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, या फिर जो डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट है या परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो लेस देन 20% कर दिया गया है। तो अगर यदि आपका भी ऐसा ही सेम केस है और आप कोर्ट केस करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके केस को बेहतर तरीके से समझेंगे, अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, वो रिसर्च करेगी और कोर्ट में चैलेंज भी करेगी और कोशिश करेगी कि आपको हर हाल में जिताया जाए। तो कोर्ट केस के लिए ये नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।